हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की, जो कि पहले हम 15 क्वेश्चन कर चुके थे। बाकी के 15 क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो देखते हैं वो 16वां क्वेश्चन क्या है जो आज हम सोल्व करेंगे उसको। पहला है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है। यानी कि किस पर आधारित है शिक्षा मनोविज्ञान, कौन उसके सेंटर पॉइंट है। ठीक है, लर्नर, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचर एंड लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन, ऑल ऑप्शंस आर राइट। शिक्षार्थी और अधिगम अनुभव, शिक्षक और अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ और सभी विकल्प सही हैं। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखती है, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें शिक्षक का, शिक्षार्थी का महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके साथ ही इसमें लर्निंग प्रोसेस होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, लर्निंग सिचुएशन सभी यहाँ पर होते हैं। रीइंफोर्समेंट की बात करें, पुनर्बलन किस प्रक्रिया का भाग है। शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन किसका। तो यहाँ पर जो या उनमें से कोई भी नहीं। तो रीइंफोर्समेंट ये पुनर्बलन इसको कह सकते हैं, या किसी कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को रीइंफोर्स करते हैं, एक मोटिवेशन टाइप में उसको ट्रीट करते हैं। तो ये एक अधिगम का, लर्निंग का एक प्रोसेस है। ठीक है। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज़ बीन नरेटेड बाय जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने लर्निंग के कितने 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, जो कि इस तरह से है, पियाजे एंड वाइगोत्स्की। ये देखिए, पियाजे का संज्ञानात्मक, जिसको हम कंक्रीट बात कर रहे थे, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल, है ना। इस तरह से है 0 to 2 ईयर्स, 2 to 7, 7 to 11 और 11 to 15 ईयर्स। तो ये इसमें देख सकते हैं आप। 0 to 2 जब बच्चा अपने अनुभव और शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। यहाँ पर जो पूर्व संक्रियात्मक है उसमें प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, ये प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट है और फॉर्मल, इस तरह से हैं। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क, देखिए यहाँ पर एज भी दी गई है, तो आप अपने रिलेटिव्स या आस पड़ोस या जानकार कोई भी बच्चा है तो उसको ऑब्जर्व करके भी इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका जो आंसर हुआ वो 4 स्टेजेस, जिसकी हम बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। हमने पहले भी बात की थी, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो अब मतलब बाहरी नहीं हो सकते हैं या सोशल नहीं होते हैं वो लोग, तो उनकी एक विशेषता। और एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो बाहरी या ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका सोशल में, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे इंट्रोवर्ट की बात की है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी और एक बीच के होते हैं, उनका भी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसकी विशेषता इंट्रोवर्ट की जो पूछी गई है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं बिल्कुल, कंजर्वेटिव होते हैं बिल्कुल, सोशल नहीं होते हैं, सबमिसिव होते हैं। ठीक है, दब्बू किस्म के होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। ये तीनों इसकी पर्सनैलिटी पर सही है, लेकिन जो सोशलिटी है, सामाजिकता इनमें देखने को नहीं मिलती। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है 3। तो ये आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन नोट में पूछा गया है या मतलब उसके बारे में पूछा गया है, ये इनमें से नहीं पूछा गया है। ठीक है, मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। जो मानसिक वृद्धि है और विकास है वो किसके द्वारा समन्वित होता है या नियंत्रित होता है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर ओनली। तो ये दोनों ही
जो मेंटल ग्रोथ है उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। चाहे हेरिडिटी ले सकते हो, चाहे एनवायरमेंट ले सकते हो, है ना। कई बार होता है कि बाहरी स्रोत जो है आपको इतना मेंटली डिप्रेस्ड कर देते हैं कि आप सुसाइड वगैरह का भी होता है ना कि आप ले सकते हो डिसीज़न, या आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो इस तरह की हरकतें एनवायरनमेंट के थ्रू भी आपको इफ़ेक्ट पहुंचा सकती है और हेरिडिटी प्रॉब्लम भी ये होती है। ठीक है, तो दोनों ही इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है किस पर? शिक्षा केंद्र पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर, या विद्यालय केंद्रित? तो ये तो सीधी सीधी बात है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की यहाँ पर हम बात करते हैं। बच्चे को ध्यान में रखकर सारी चीज़ें होती हैं। शिक्षक को पूरा डिज़ाइन करना पड़ता है, पाठ्यक्रम है या विद्यालय या सब कुछ, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, तो ये सब कुछ छात्र केंद्रित आधारित होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? ठीक है, कौन सा कथन सही है? परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। परिपक्वन एक शारीरिक प्रक्रिया है। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है। परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर सही पूछा है। तो देखिए मैच्योरिटी क्या होती है? देखिए शारीरिक रूप से आप हो सकते हो, लेकिन मेंटली आप नहीं है मैच्योर, तो क्या कहेंगे? कहते हैं ना कि ये शरीर से तो बड़ा हो रहा है लेकिन दिमाग इसमें बच्चों जैसा है, तो उसको मैच्योरिटी नहीं कहेंगे। ठीक है, मात्रात्मक बदलाव भी इसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, शारीरिक क्रिया भी नहीं कह सकते हैं। अभ्यास का इसमें महत्व हो सकता है। ठीक है, आप किसी चीज़ में परिपक्वता हासिल करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसमें अभ्यास हो सकता है और जीवन पर्यंत चलती है। तो इन दोनों में आप देखो क्या हो सकता है। वैसे होना तो 3 चाहिए कि व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, मृत्यु पर्यंत ये चलती है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आप देखिए, अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इसको सुलझाने की। द स्टेज व्हेन चाइल्ड ड्राइव्स लेस एन्जॉयमेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स इज रिलेटेड टू हिज। कौन सी अवस्था होती है जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है? ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास या सामाजिक विकास? तो देखिए जब बच्चा सोशल होने लगता है तो वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा हट के अपने दोस्तों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेने लगते हैं। ठीक है, तो ये सोशल डेवलपमेंट स्टेज होती है जब बच्चा अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है और अपने दोस्तों के साथ अधिक एंजॉय करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? तो ये आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कुछ पॉइंट्स में। 70 to 79, 80 to 89, 90 to 109। तो यहाँ पर सामान्य बुद्धि की बात हुई है, तो ऑप्शन 3 इसके लिए सही होगा, 90 to 109। और 110 से 119 तक हम इसको मानेंगे कि एक्सट्रीम जो होता है। ठीक है, अधिक बुद्धिमान। इस चार्ट से इस चीज़ को आप समझ सकते हो। 130 से अधिक प्रतिभाशाली, जो पूरे संसार में अगर मान के चले तो सिर्फ 2% ही लोग पाए जाते हैं। 121 से 130 तक प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि जो होते हैं ये 16% ही पाए जाते हैं। सामान्य बुद्धि लोग 50% होते हैं, 91 से 110 के बीच। ठीक है, 81 से 90, 16 मंद बुद्धि 16% तक। ठीक है, तो ये देखिए चार्ट ना ऐसे ऐसे चलता, अगर हम बनाएं, जो मान लीजिए ये है यहाँ पर ग्राफ, अगर इसका ले 1 2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ऊपर 50% तक जाएगा और इसी रेट पर नीचे आएगा। मान लो यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 16 है, और इसको थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं तो ये मान लो 50% हो गया। फिर यहाँ भी 16, 7 और नीचे आकर 2। तो इस तरह से ग्राफ एक बार ऊपर और नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ तक के बच्चे कितने में आएंगे? 2% जो हैं वो प्रतिभाशाली, और इधर से अगर नेगेटिविटी की तरफ जाएं तो 2% ही जड़ बुद्धि होते हैं। फिर 7% की बात करें, जो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, और ये 7, माफ़ कीजिए, ये 7, ये 16 और ये 16, और ये पूरा आपका 50 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामान्य
तीव्र बुद्धि, प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली। इसी तरह से 16% मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि और 2% आपके जड़ बुद्धि। इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सामान्य बुद्धि हुए आपके 90 से 109 के बीच। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षार्थी की अभिरुचि और अभिक्षमता। देखिए जो इंटरेस्ट होता है और एप्टीट्यूड या एटीट्यूड होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन एक दूसरे पर आश्रित हो सकते हैं। ठीक है, इसमें वैध और विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि कौन सी हो सकती है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्निरीक्षण, एक्सपेरिमेंटल। ऑल ऑप्शंस आर द ऑल ऑप्शंस आर राइट। सभी विकल्प सही हैं। वस्तुनिष्ठ, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्निरीक्षण, जब आप खुद का निरीक्षण करते हैं। तो देखिए छोटे बच्चों पे तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि बच्चा खुद का अंतर्निरीक्षण कर सके। ठीक है, उसके इंटरेस्ट को जानने के लिए, उसकी एबिलिटी को, उसके एप्टीट्यूड को जानने के लिए तो क्या हो सकता है, या तो आप एक्सपेरिमेंट करें या फिर ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करें। तो मिडिल के लिए मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन 1 होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। टीचिंग एड इज यूज्ड इन द क्लास 4। विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों के निर्माण के लिए, शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए, तो बिल्कुल ही नेगेटिव लेके जा रहा है आपको। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, बिल्कुल। शिक्षण में आवश्यक होने के नाते, आवश्यक तो नहीं है, कई फॉर्मेलिटी टाइप में करके बुक से भी पढ़ा सकते हैं ना, सहायक सामग्री की क्या ज़रूरत है। तो विशिष्ट अधिगम यानी कि उसको एक अलग तरीके से स्पेसिफिक लर्निंग या एक अलग तरीके से अपनी क्लास को, अपने मेथड को दिखाने के लिए या बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? जॉन एफ हर्बर्ट। ठीक है, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल की बात हुई है यहाँ पर, ये एक बार देख लेते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग, ये 3 तरह के होते हैं, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल। ठीक है, तो ये स्मृति स्तर की जो बात की है वो की है आप किसने? हर्बर्ट ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 28, विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियाँ क्यों आयोजित की जाती हैं? ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटी की यहाँ पर बात हो रही है। ये संस्था की प्रसिद्धि में सहायक हैं, ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है। तो देखिए हमें पता चलता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात होती है जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं अपने सिलेबस में डालने के लिए। वे शुल्क लेने को न्यायोचित ठहराने में सहायक हैं। वे उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है, वह क्या होता है? ड्राइव होती है, बैरियर्स तो देखिए अवरोध होते हैं कि आप कुछ काम कर रहे हो और किसी वजह से आप कर नहीं पा रहे हो। लक्ष्य एक अलग चीज़ होती है, आपका एक लक्ष्य है कि आप वहाँ आपने एक लक्ष्य सुनिश्चित किया कि आफ्टर 12th आप ये करेंगे, या आपको जॉब नहीं करनी है, आपको बिजनेस करना है या जॉब करनी है तो उस फील्ड में जाना है, इस तरह से। तो ये आपका एक गोल होता है, एक लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं। लेकिन वो डायनेमिक फोर्स जो आपको उस कार्य को करने के लिए एक ऊर्जा देता है, एक बल देता है, तो वो क्या होगा? एक प्रेरणा होती है, एक प्रबल प्रेरणा होती है जिसको हम ड्राइव कहते हैं। इस पर भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये 3-4 चीज़ें हैं, ड्राइव, गोल, बैरियर्स इनके बीच में जो आते हैं, और कई चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, तो इस तरह से इसका 29 का जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? लैंग्वेज, साइज, अफेक्शन, ईमानदारी। तो इसमें आपको होना चाहिए लैंग्वेज। ठीक है, मानसिक विकास, जब आपकी भाषा का विकास होता है तो आप समझिए आपके मानसिक विकास हो रहा है। ऑप्शन 1 इसके लिए सही आंसर होगा। तो ये आज आपके एचटेट
2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 30 क्वेश्चन पार्ट 1 साइकोलॉजी से आज कंप्लीट हुए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और दूसरी बात, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। स्वेच्छा से हम आपकी सहायता के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े हैं ताकि आपको हेल्प कर सके इस तरह की एजुकेशन के लिए। थैंक यू सो मच, गुड लक।